अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। खबरें आज बहुत सारी हैं, लेकिन इन सब के ऊपर हावी आ गई पीटीआई के इंतखाबी निशान से मुताल्लिक़ खबर, और उसी को पहले हम डिस्कस करेंगे। आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई का इंतखाबी निशान वापस लेने का जो फैसला था, उसको पेशावर हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया है। इस फैसले ने पीटीआई को एक नई मुश्किल में एक बार फिर से डाल दिया है। अब यही सोच पाई जा रही है कि अगर ये जमात इंतखाबी निशान से महरूम रहती है तो पीटीआई के तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में लड़ना पड़ेगा, और उसके बाद एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो होगी वो यही रहेगी कि बैलेट पेपर के ऊपर पीटीआई का हर उम्मीदवार का इंतखाबी निशान मुख्तलिफ होगा, और यूँ उनके जो वोटर्स हैं उनके लिए समझना मुश्किल नहीं बल्कि तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा कि उनकी पार्टी का उम्मीदवार कौन है जिसको उन्होंने वोट डालना है। अब इस फैसले के ऊपर पीटीआई ने रद्द-ए-अमल भी दिया है। उनके चेयरमैन हैं, साबिक चेयरमैन हैं, बल्कि इनका जो ओहदे का स्टेटस है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। एक दिन इनको हमें रहनुमा कहना पड़ता है, एक दिन चेयरमैन। बैरिस्टर गौहर साहब की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने कहा कि इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और इस खदशे का इजहार किया जो आप आगाज़ में सुन भी रहे थे कि अगर हमारे उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे तो इलेक्शन के बाद करप्शन और हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म हो जाएगा। तो ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि अब ये पीटीआई के लिए एक सूरत हाल बल्ले के निशान के हवाले से बनी, एक जो अदालत में उसका भी जिक्र करेंगे। थोड़ी बहुत हौसला अफजा खबर जो उनके लिए आ जाई वो ये थी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने बानी चेयरमैन के कवरिंग उम्मीदवार उमैर नियाजी के NA 89 और 90 के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का फैसला कल अदम करार दे दिया है। तो ये एक छोटी सी हौसला अफजा खबर उनके लिए आई थी। दूसरी तरफ मामला पीटीआई जो है वो इलेक्शन कमीशन पे कंटेम्प्ट के हवाले से लेवल प्लेइंग फील्ड का जो अदालत में लेकर गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसकी समात आज टीवी पे बराह रास्त आप सब ने मुलाहिजा की होगी। यहाँ पर पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा साहब थे, और वो सूबाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ख़त लिखा गया था उसी का तस्करा करते रहे और हवाला देते रहे, जबकि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने एक तो उसकी तारीख के हवाले से भी सवाल उठा दिया और पीटीआई से भी सवाल उठाया कि आप ये शिकायत खुद लेकर क्यों नहीं गए थे। जो है वो इस इलेक्शन कमीशन के सामने इस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जब खुद इलेक्शन कमीशन का अपना सूबाई इलेक्शन कमीशन शिकायत के हवाले से ख़त लिख रहा है तो फिर हम क्यों इसी के मामले को दोबारा लेके आते। इसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़र का जो था उनका DG लॉ इलेक्शन कमीशन के साथ मुकालमा था, वो भी एक अहमियत उसकी भी रही। उन्होंने कहा कि आपका अपना सूबाई इलेक्शन कमीशन ख़त लिख रहा है, आप उसके ऊपर एक्शन क्यों आप लोगों की तरफ से नहीं लिया गया। अब इस मामले में अदालत की तरफ से IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एडवोकेट जनरल, इन सबको नोटिस जारी करते हुए 8 जनवरी तक समात मुलतवी की गई है। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि पीटीआई का एक तो ये जो मुतालबात हैं ये किस हद तक दुरुस्त हैं, निशान अगर उनको नहीं मिलता तो इस इंतखाब की क्या हैसियत रहेगी, और या उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन तमाम हवालों से बात करेंगे। आज मिसिंग पर्सनस का मामला भी अदालत में एक बार फिर उठा, उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। और अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से जो यहाँ पीटीआई की तो मुश्किलात हैं, लेकिन उन दोनों पार्टियों के लिए सियासत का एक मैदान है। तो हम ये देख रहे हैं कि पंजाब की हद तक सियासी जोड़ तोड़ के हवाले से एक दूसरे के लिए मुश्किलात पैदा करने के दावे किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि नून लीग को पंजाब में सरप्राइज देंगे और जो पंजाब को अपना गढ़ समझते हैं उसके लिए उनके लिए उसको गढ़ा बना देंगे। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से आ रहा है, ये कॉन्फिडेंस जो हर दिन के साथ पीपल्स पार्टी का बढ़ता ही जा रहा है, और नून लीग की क्या इस वक्त पोजीशन है। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कादिर मंदोखिल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और आबिद ज़ुबैरी साहब को भी हमने दावत दी। आप सीनियर माहिर कानून हैं, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद ज़ुबैरी साहब, मैं चाहूँगी ये पीटीआई के बल्ले के निशान के हवाले से हम पहले बात करें और आप इसके कानूनी नुक्ते के ऊपर अगर रोशनी डालें। बहुत ही गैर मामूली अब ये एक सूरत हाल है पीटीआई के लिए। आप कैसे देख रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट के आज के फैसले के हवाले से? हमें थोड़ा एक चीज़ में कन्फ्यूजन हुई क्योंकि अभी तफसीली फैसला हमारे सामने मौजूद है। इसमें अदालत ने जहां ये कहा कि हम ये जो पिटिशन है इसको रिकॉल करते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया कि आप इलेक्शन प्रोसेस को एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन आगे जारी रखें। तो अगर आपने भी देखा है इसका तफसीली फैसला तो आप कैसे देख रहे हैं जो आज पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका कोमल। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि आज पीटीआई को एक बहुत बड़ा झटका मिला है और ये इलेक्शन की शफाफियत पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ गया अब, क्योंकि देखिए जो इंटरिम ऑर्डर है वो लर्नेड सिंगल जज ने रिकॉल कर लिया और उन्होंने उसकी 6 वजूहात दी हैं, वो आपने कहा फैसले में लिखी हुई हैं। और जो नॉन वीन उन्होंने कहा कि उनको सुना नहीं किया अभी केस का फैसला, और ये बेसिकली अमाउंट्स टू फाइनल रिलीफ को उनको दे दिया गया। लेकिन आप जानते हैं कि ये बड़े टाइम स्पेसिफिक इलेक्शन हर चीज़ें हो रही होती हैं, तो इसके अंदर
तो उन्होंने अब एक सिंगल जज ने हुक्म इम्तना दिया था, बगैर सुने दिया था, लेकिन हुक्म इम्तना वकील साहब मंदुखिल कादिर बैठे हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं, ये तो रोज़ की बात होती है, कोर्ट बाज़ दफ़ा अर्जेंसी देखते हुए हुक्म इम्तना दे देता है, बाद में रिकॉल भी कर लेता है सुनने के बाद पार्टियों को। और लेकिन इसमें इसमें क्योंकि जल्दी है, उनके डिवीज़न बेंच नहीं है, और इलेक्शन कमीशन अगर इस ऑर्डर से आप ये बताइए इलेक्शन पे क्या फ़र्क पड़ रहा था, ईसीपी को क्या इससे नुकसान हो रहा था, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। देखिए ईसीपी का काम तो है, आपने खुद इस ऑर्डर में जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन आप कराएं, तो बल्ले का निशान एक पार्टी से लेने, आपने बेसिकली उस पार्टी को तो फारिग कर दिया, उसके लोग अब इंडिपेंडेंट हैसियत से लड़ेंगे अगर उनके पास सिंबल नहीं होगा, और वो रिजर्व सीट्स के भी अहल नहीं होंगे वो लोग, वो पार्टी। तो बेसिकली एक मेजर पार्टी को आपने एक इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया, और अनलेस सुप्रीम कोर्ट उसको रिवर्स करता है या हाई कोर्ट उस पर कोई फैसला करता है, तो इस वक्त तो वो अब उनकी क्या हैसियत रह गई। तो बेसिकली अब जुबैरी साहब, बहुत बड़ा जो ऐलान पीटीआई ने किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अब 9 तारीख जनवरी की है डिवीजन बेंच में इस मामले की समाअत के लिए, ये दुरुस्त है उनका ऐलान, या फिर यहाँ भी उनके लिए मुश्किलात बन सकती है कि अदालत उनको कहे वापस हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाने का? जी, मैं समझता हूँ कि उनके लिए मुश्किलात ज़रूर होंगी, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनको सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि देखिए 2 केसों में सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऑब्जर्वेशंस आई, एक लाहौर हाई कोर्ट के बारे में और पेशावर हाई कोर्ट के। कल आरओ के केस में आपने देखा कि जी पेशावर हाई कोर्ट क्या कर रहा है, तो एक वजह ये भी हो सकती है आज रिकॉल किया। और दूसरी बात जो बड़ी मुझे अजीब सी बात लगी, आप देखिए ये कादिर बैठे हुए हैं, सीनियर लॉयर हैं और पार्लियामेंटेरियन भी हैं, तो आप जानते हैं कि ये जो फेडरल जो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या ये इलेक्शन कमीशन, ये सारे मुल्क में काम कर रहे होते हैं, तो हर हाई कोर्ट के पास जूरिसडिक्शन होती है, आप किसी भी हाई कोर्ट में इनके ऑर्डर चैलेंज कर सकते हैं। तो अगर एक उनका ऑर्डर आप चैलेंज कर सकते हैं, अगर हुक्म इतना दिया, फाइनल ऑर्डर तो नहीं हुआ, 9 को हो सकता है रिकॉल हो जाता है, ये पटिशन उनकी डिसमिस हो जाती है सब्जेक्ट टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीज़ें जो ये हो रही हैं बड़ी अजीब सी हो रही हैं। अब देखिए बेसिकली इस पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल है इलेक्शन लड़ना, जो हम देख रहे हैं, आपने खुद देखा कोमल के किस से उनके कागजात दाखिल करने, उनके जो लीडरान हैं उनके सारों के कागजात रिजेक्ट हो गए। आपने कहा एक छोटी सी उनको आज रिलीफ मिल गई उनके एक पार्टी लीडर को, तो ये चीजें नहीं है। आप एक पार्टी को इलेक्शन देखिए, आर्टिकल 17 भी है, आर्टिकल 17 गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट है कि पार्टी का मेंबर होना और पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना। ये आर्टिकल 17 की अगर आप, और इसको डेमोक्रेसी और ये जमहूरियत के लिए सख्त जरूरी है, आप उस पार्टी को बाहर रख के इलेक्शन लड़ेंगे। एक पार्टी को अगर आप चाहते हैं उनको जितवाना या वो जीत जाए, तो आप वैसे ही कर दीजिए, उनको 212 में आपके पास पावर भी, आप हुकूमत वक्त उनको डिसॉल्व कर दे उस पार्टी को कि जी आपने 9 मई की आप आगे, तो मतलब बेसिकली पार्टी खत्म हो गई। अगर इलेक्शन वो अपनी पार्टी के उस पर नहीं लड़ेंगे, लोग तो उनको सपोर्ट करते हैं पार्टी को, ज्यादातर लोग बल्ले पे निशान लगाएंगे। अब देखिए मुस्लिम लीग के साथ सेनेट के इलेक्शन में उनका सिंबल ले लिया गया, लेकिन वो भी गलत था, लेकिन सेनेट के इलेक्शन में चंद लोग होते हैं, यहाँ तो एक जनरल इलेक्शन है। और देखिए जो आज गौहर ने बात की, गौहर ने जो बात की कि जी हमारे हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह होंगी, मैं समझता हूँ ये मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों की, लेकिन पॉइंट है कि हो सकता है आज़ाद उम्मीदवार को हर कोई उनको अंडर द लॉ उनको एक पार्टी ज्वाइन करनी पड़ती है आफ्टर द इलेक्शन। तो ये इशू है कि मुख्तलिफ हवालों से बहुत मैं मंदुखेल साहब की तरफ लेके जाती हूँ। मंदुखेल साहब, अब क्योंकि कई दफ़ा ज़ुबैरी साहब ने कहा कि हम एक सेकंड ओपिनियन भी आपसे लें, तो आप एक कानूनी माहिर के तौर पे भी इस पर कमेंट कीजिएगा, फिर अपनी पार्टी के एतबार से भी कीजिएगा। ये इलेक्शन कमीशन को इस अंदाज में उसको वो तो सवाल उठा रहे कि चैलेंज करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, आगे 9 जनवरी को जो डिवीजन बेंच ने सुनना ही था मामला। लेकिन जो दूसरी बात वो कह रहे हैं कि अगर यही सूरत हाल है तो फिर डिजॉल्व ही कर दिया जाता पार्टी को। ये तशवीश दुरुस्त है पीटीआई की कि कॉमन सिंबल अगर हमारे पास नहीं होगा तो क्या फ़ायदा इलेक्शन लड़ने का होगा इस जमात को? देखिए, पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ माजी में यही सब कुछ हुआ, तलवार के निशान के बजाय तीर लेना पड़ा निशान, और मुस्लिम लीग नून को साइकिल की बजाय जो है ना वो शेर का निशान लेना पड़ा, और इस तरह माजी में नेप ली, उसके बाद एनपी हो गया। ये सारी चीज़ें तो हम देख चुके हैं। तो एज़ ए जमहूरी पार्टी के एक अदना से रुकन तो हम कभी भी इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते हैं। यकीनन हर पार्टी के अंदर जो एक प्रोसीजर होता है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो होता है, वो सेम इसी तरह हुआ है जिस तरह पीटीआई का हुआ है। तो फिर पीटीआई के साथ ये बात क्यों? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हम कभी भी इनको सपोर्ट नहीं करेंगे ऐसी चीज़ों को। और मैं हमेशा की तरह आज भी ये कहूँगा
कि मेरा हल्का बड़ा टफ टाइम हम दे रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान की तमाम पार्टियाँ हैं, शहबाज शरीफ साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरे मुकाबले पे खड़े हैं और 2 साल पहले भी हम हरा चुके हैं इनको, और आज फिर मुकाबला है। तो जो मेरी मेहनत है और वो 8 फरवरी के बाद तो उसको उसी शक शुबे से देखा जाएगा जो कि पीटीआई के साथ हो रहा है। हाँ। जो पीटीआई के लोगों को हराया जाएगा तो उसी तरह मेरे हल्के को भी शक शुबा से देखा जाएगा, जबकि यहाँ दिन रात हम मेहनत करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं। अभी भी आपसे मुखातिब हूँ तो नीचे पूरा एक बड़ी तादाद में पब्लिक बैठी हुई जिनके मसले मसाइल सारी चीज़ मैं देख रहा हूँ। हाँ। सवाल ये कि ऐसी चीज़ें इलेक्शन कमीशन कर रही है। अच्छा, अब अगली बात फिर मैं आता हूँ जजेस की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने एक पत्थर पे लकीर खींच दी है और कहा कि खबरदार किसी ने कोई बात की है, जो बात करनी है अपनी बीवी से करो मगर टीवी पे नहीं करो। फिर अतर मिनल्ला साहब ने एक केस में ये ऑब्जर्वेशन दी है, उसने बोला कि खबरदार किसी ने इस तरह कोई बात की है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दिया जाएगा। कागजात बहाने आपके अभी रहने दे, इलेक्शन लड़ने। शहबाज साहब को आपने सख्त मुकाबला भी तो देना है। खुद इसी चीफ जस्टिस को जिस वक्त बैठे जस्टिस फाइज ईसा, इन्हीं जुडिशरी ने इनकी और इनकी वाइफ को कहां चक्कर लगवाया, इन्हीं जुडिशरी ने। तो बात ये सारी चीजें हम रियलिटी से डरते हैं। लेकिन बात दूसरी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको यकसां मिलना चाहिए, चाहे पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, सबको। ऐसा तो नहीं हो सकता है एक मुजरिम को आप रेड कारपेट बिछा ले। एक मुजरिम अभी जुबैरी साहब बैठे हुए, मुझे बता दे अपील का टाइम 20 दिन है। नवाज शरीफ साहब 4 साल बाद आ गए, वो भी इलेक्शन के लिए जीरो रिस्क पे ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद। उससे पहले 6.5 साल बाद चले। ये सवाल राना साहब से पूछिएगा ना, राना साहब नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राना एहसान साहब, बड़े खुलकर ये बात मंदोखेल साहब ने कही कि यहाँ मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ अपने हल्के में, लेकिन ये ना हो कि अगर जीत जाएं तो वो उसको भी शक की नज़र से देखा जाए बिकॉज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग विद पीटीआई। तो आप भी समझते हैं क्योंकि पंजाब है मेन बैटल ग्राउंड और मुकाबिल आपकी बड़ी जमात पीटीआई है, वो मैदान में नहीं होंगे तो फिर, और बैट का निशान उनसे अब जिस अंदाज में लिया गया है, तो फिर आप लोगों की अगर कहीं ना कहीं कामयाबी होती भी है तो उस पर भी क्या उसकी भी क्या हैसियत रह जाएगी? कंसर्न के तौर पे आप इसको देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो जो सिंगल बेंच का जब पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आया तो वो उन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन को ओवरस्टेप किया और उन्होंने ईसीपी को मौका नहीं दिया प्रॉपर तरीके से कि वो अपने स्टांस को डिफेंड कर सकें। तो आज इस बेसिस के ऊपर ओवरटर्न जो है वो फैसला जो है वो हो गया। देखिए, अब सब बात ये है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड, सब चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सब जमातों के लिए हो, लेकिन यहाँ हम कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होती क्या है। अब कैपिटल हिल के ऊपर भी हमला हुआ और वो डोनाल्ड ट्रंप ने उसको इंस्टिगेट किया। मैं आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, वहाँ 1000 लोगों के ऊपर मुकदमे बने, 350 लोगों को सजाएं हो गई, और वो भी एक बिल्डिंग थी, एक सिंबल था। वहां किसी का कत्ल नहीं हुआ, किसी को मर्डर नहीं किया, उस बिल्डिंग में तोड़-फोड़ की, उसके अंदर 5 लोग। अच्छा, अब ये सुन लें, 10-10 साल की सजाएं हुई। अब यहाँ क्या हम देखें, बहस बिल्कुल पीटीआई को मौका मिलना चाहिए, लेकिन क्या पीटीआई ने 9 मई का वाकया किया? क्या पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग की? क्या पीटीआई ने तोशा खाना के अंदर वो मुलव्वस हुए? क्या पीटीआई ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बैट के सिंबल का तो 9 मई के वाकयात से ताल्लुक है? राणा साहब, क्या 9 मई के वाकयात की सजा इलेक्शन में मिलनी चाहिए सियासी जमात को? मेरा पॉइंट क्या है, देखिए मेरा पॉइंट ये है, उन्होंने अपने आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं कराया, उनकी स्क्रूटनी हुई, उसके अंदर वो गलत पाए गए, उनका जो है वो सिंबल ले लिया गया। अब हम ये कहें कि जी नहीं, कुछ नहीं होता, आप उसको भी भूल जाएं कि इन्होंने अपने आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं कराया और वो बोगस फेक इलेक्शन था, इनको फिर भी वो बल्ले का निशान दे दे, तो क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी? 9 मई का वाकया किया, कोई मसला नहीं, वहां आग जलाओ घिरा हुआ, शोधा के सिंबल्स को जलाया, कोई मसला नहीं, आप जो है वो इसको भूल जाएं और इनको बिल्कुल मौका देना चाहिए भरपूर तरीके से कि आगे बढ़े। तो यहाँ आप देखें हम क्या कह रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड का ये मतलब नहीं है कि एक बंदा कानून को हाथों में ले और वो उसको रोक दे और आप इलेक्शन की तरफ बढ़े। मिलनी चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड, लेकिन अगर किसी ने कुछ गलत किया है उसकी सजा भी होनी चाहिए, उसको फिर उसको भुगतना भी चाहिए, और फिर हम आगे जाके दोबारा डिबेट जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोग पीटीआई को जो शिकवे हैं उनको सिर्फ 9 मई की तराजू से तो आप देख रहे हैं या उसकी उस हवाले से ही देख रहे हैं। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। आबिद ज़ुबैरी साहब, ये एक बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई के पास वकला की टीम की एक पूरी मंडी लगी हुई है, लेकिन फिर भी ना इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर, जब ऑलरेडी मालूम है कि हवाओं का रुख भी आपकी तरफ नहीं है, हालात आप लोगों का हर जो स्टेप है वो गलत ही साबित हो रहा है आप लोगों के लिए, तो क्यों एहतियात नहीं बरती गई? भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस या कागजात के अंदर जो टेक्निकलिटीज थी उनको दूर करने के लिए मोहतात क्यों नहीं थी पीटीआई जितना होना चाहिए था? देखिए, पहले तो मैं एक बात करना चाहूँगा, एहसान भाई हैं हमारे, आप देखिए अगर 9 मई के वाक़े एक पार्टी पे अभी वहाँ आप कैपिटल हिल में 5 लोग मरे थे, पहले तो अपनी फैक्ट्स सही कर लें। दूसरी बात, कैपिटल हिल में सजाएं हुई जो लोग थे उसमें पार्टी को अभी उन्होंने नहीं कहा कि उस आदमी ने प्रेसिडेंट को, एक कोलोराडो में उनको मना किया या 2 जगहों से उनको आया इशू उसका, लेकिन अभी यहाँ किसी को अभी सज़ा नहीं हुई है 9 मई के उसमें। 9 मई का अभी मामला, अभी जो सब लोग इनोसेंट होते हैं हमारे कानून में, जब तक उन पर जुर्म साबित नहीं हो जाता, किसी उनके लीडर पे कोई लगा के आप सज़ा दिलाएं तो मैं बात मानता, फिर भूल जाते हैं हम लोग अपनी तारीख। विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, मैं कोई उससे नहीं कह रहा, क्योंकि यहाँ अटैक हो जाता है, कोई बोलने वाला नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला हुआ 97 को, सुप्रीम कोर्ट विच इज अ सिंबल ऑफ पाकिस्तान, वो भी हमें याद है। फिर हमारे आर्मी चीफ के जहाज को भी कह दिया इंडिया की तरफ डाइवर्ट कर दो, वो भी हमने देखा। उसके बाद हम लोग एक फिर मार्शल लॉ के ज़माने में फंस गए हम लोग। तो ये सारी चीज़ें हमने भी देखी हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को पकड़ने आए तो पीपल्स पार्टी है जिसने सारी, बैठे हैं कादिर हमारे भाई, इन सबसे ज़्यादा इन्होंने शहादतें दी हैं और इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए सफ़र किया इनको, तो सबसे ज़्यादा तो ये सवाल करें। लेकिन देखिए इस तरह से नहीं। फिर दूसरी बात आपने कही है इलेक्शंस की, आपने बात की। देखिए इंटर पार्टी इलेक्शंस, किस पार्टी बैठे हैं दोनों लीडरान, जो आप इनके कभी कोई स्क्रूटनी होती है? कभी इनके इंटर पार्टी इलेक्शन के लॉ में कहाँ लिखा हुआ है कि स्क्रूटनी होगी? लॉ में लिखा, भी तस्लीम किया कि सबके वैसे ही होते हैं जैसे पीटीआई के। सुन ले मेरी बात, नहीं क्योंकि लॉ में प्रोविजन नहीं। लॉ में ये होता है आप इन्हें इलेक्शन कराना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और फिर आपको एक सर्टिफिकेट देना है। जब पार्टी सर्टिफिकेट दे रही है हमारे इलेक्शन अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो गए, या तो उनके ऑब्जर्वर्स बैठे हैं आके इलेक्शन कमीशन के, वो देखेंगे जी कॉन्स्टिट्यूशन, या कोर्ट का कोई बंदा बैठे, जब इलेक्शन होते हैं सोसाइटीज वगैरह में कोर्ट का एक बंदा अपॉइंट हो जाता है। जब उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, आपने उसको शाया करना है अंडर द लॉ, और आपने अगर नहीं करा इलेक्शन तो फिर आपका 215 जो है सेक्शन, वो कहता है कि इस सिचुएशन में आपने सेक्शन 209 210 सेक्शन 9 कहता है कि आपने 208 के तहत इलेक्शंस करा लिया और सर्टिफिकेट दे दिया आपने, और 210 में आपने अपने अकाउंट्स का देना है, इंफॉर्मेशन अबाउट योर अकाउंट्स। उसके बेसिस पे आप उनसे सिंबल ले सकते हैं और उसका इतलाक अगले इलेक्शन से, सब्सिक्वेंट इलेक्शन पे होगा। यहाँ तो इलेक्शन शेड्यूल भी आ चुका है जब इनका ये फैसला आया। इलेक्शन शेड्यूल के बाद अगर सब्सिक्वेंट इलेक्शन, तो इलेक्शन शेड्यूल के बाद तो अगले होंगे 5 साल के बाद। तो ये सारी चीजें मेरिट पे बात होगी जब ये केस चलेगा। एक जज ने फैसला किया, आज इन्होंने शिकायत की अभी एहसान ने कि जी एक जज ने फैसला कर दिया। दूसरी बात है, रिकॉल भी तो एक ही जज ने किया है, वहां डिवीजन बेंच तो बैठी भी नहीं है। तो वो एक जज ने अगर उसने किया तो इन्होंने भी यहाँ सुन लिया पार्टी को। लेकिन अब पॉइंट इज दैट कि वो सुप्रीम कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट कल मुड़ के कहेगी जी आप हाई कोर्ट से फैसला करा के आए, हो सकता है ये कहे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इलेक्शन कमीशन को जिस तरह सुना गया इंटरिम ऑर्डर्स के खिलाफ, तो आई एम श्योर, आई होप कि सुप्रीम कोर्ट इनको भी सुने इस तरह से कि हाई कोर्ट ना भेजे। लेकिन हाई कोर्ट वरना वो कह सकते नौ को आप करा के आए। जी अब मंदोखिल साहब, ये जो बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट जाएगी, पीटीआई बहुत से मामलात लेके अदालतों के सामने जा रही है। जो कंटेम्प्ट का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वो लेकर गए थे मामला, उसकी आज अगर आपने समात का कुछ अहवाल देखा हो तो ये सूबाई इलेक्शन कमीशन के लेटर जो है कागजात जमा कराने में रुकावटें डालने के हवाले से, उसको एक एतराफ़ के तौर पर पीटीआई के वकील ने पेश किया अदालत में। वहाँ पर मुद्दा ठीक है आपके ख्याल में पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के रूबरू कि आप हमारी मदद करें और इस मुल्क के अंदर जो इंतखाब होने जा रहा है उसके अंदर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए? नहीं, मैंने कुछ ऐसा देखा था, लेकिन मेरे ख़्याल में वहाँ पे दोनों केसेस में मुझे ऐसा लगा कि वो सुप्रीम कोर्ट उसको रिलीफ नहीं देगी। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किए कि आपके अपने दौर में असतूर जब उठाया गया या मतीउल्लाह जान को जब उठाया गया तो उसका जिक्र आपने क्यों नहीं किया? ये मिसिंग पर्सन वाला केस है। सवाल ये भी जो सवाल था मेरा वो कंटेम्प्ट के हवाले से। जी मैं दोनों पे आ रहा हूँ। मैं कहने का मकसद है उसी तरफ आ रहा हूँ। तो उसके बाद फिर उसका सत्तूर के साथ मतीउल्लाह जान का किस्सा उठाया,
तो मैं समझ रहा हूँ कि वहाँ केस फिर बात भी हुआ, आखिर में एक और भी इसके अंदर एक इशू था कि वो कोई बिल था वो मिसिंग थी, तो जज साहब ने कहा कि ये तो फिर मिसिंग पर्सन की बजाय मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। इसी तरह जो ECP के हवाले से जो बात की है, यकीनन मैं कहता हूँ कि अगर आप खिचड़ी बनाएंगे तो उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। अभी जुबैरी साहब बेहतर जानते हैं इसको। आप स्पेसिफिकली अगर रिलीफ के लिए चला जाता है तो आपको फिर 1 पॉइंट एजेंडा होगा कि इलेक्शन कमीशन ये वायलेशन कर रहे हैं, उसके अंदर आप 50 चीज़ें कर लेंगे तो फिर उसका एक की वजह से दूसरा केस भी ख़राब होगा। ये अमूमन हमने केसेस में देखे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ठीक है, PTI के पास एक फोरम है, आपने खुद ये बताया कि उनके पास अच्छे वकील पैनल मौजूद है और वो लड़ रहा है, तो और यकीनन अदालतों से रिलीफ भी मिल रही है उनको और आगे भी उम्मीद करनी चाहिए। एक और बात बताइएगा मंदुखेल साहब इस पे, ताकि मैं डिबेट लेके जाऊं। नून लीग आजकल तकरीबन हर कुछ दिन बाद ही ये मुतालबा कर रही है, एक शिकवा भी इस्टेब्लिशमेंट से कर रही है कि PTI के साथ इतनी जल्दी इनके मामलात को निपटाया क्यों नहीं जा रहा 9 मई के वाकयात के हवाले से। सो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? जो भी राना साहब भी बात कर रहे थे कि इन्होंने 9 मई को जो वाकयात किए हैं तो उसके बाद जो जुर्म इन्होंने किया उसका भी तो किसी ना किसी तरीके से इनके लिए, तो आप समझते हैं कि 9 मई के वाकयात के तनाजुर में जो इनके साथ इलेक्शन में होता रहे वो दुरुस्त होगा? देखिए, 9 मई के वाकयात में अगर PTI के जो लोग मुलव्वस है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, मगर सवाल यहाँ पे ये है कि नून लीग ये 9 मई के मुलजिमान को सज़ा 8 फरवरी से पहले क्यों देना चाह रहे हैं? यहाँ तो दाल में काला है ना। आपको जल्दी इस वजह से है कि ये इलेक्शन में उनको ज़दकोप करके सीटें हासिल कर लें, और तो कोई मकसद नहीं है। आपको कानून से तो कोई लेना देना नहीं है। माजी में क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इल्गार नहीं किया? क्या आपने जजेस के ऊपर जूते नहीं बरसाए? क्या चीफ जस्टिस उस वक्त के सजाद अली शाह टेबल के नीचे नहीं छुपा हुआ था? तो वो तो सारा एक, और फिर उसके बाद जब हुकूमत बदल गई है तो फिर जाके 1 आध महीने का सजा दे दी है। तो ये चीज़ें तो अपनी जगह पे मौजूद है। बहरहाल कुछ तजादात आपकी पार्टी के बिहाफ पर भी सामने आ रहे हैं, मैं उस तरफ भी आपके साथ आती हूँ। सेनेट में एक करारदाद भी आपकी पार्टी के से मुंसलिक सेनेटर ने जमा कराई, आपने मंदुखेल साहब उस पर आज जरूर बात करनी है। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। राना एहसान साहब, मंदुखेल साहब ने भी ये सवाल उठाया, लेकिन अगर एक आम इंप्रेशन मौजूद है वो तो यही कहा जा रहा है और PTI भी यही कह रही है कि पंजाब के अंदर आप लोगों के लिए रास्ता क्लियर करने के लिए और मियाँ साहब के लिए रास्ता क्लियर करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बजाय इसके कि आप लोग इस इंप्रेशन से फासला इख्तियार करें और उसको ख़त्म और ज़ाइल करने की कोशिश करें। आप लोग हर दूसरे दिन ये मुतालबा और मुतालबा भी नहीं, एक शिकवे की सूरत हाल में करते हैं कि ये दहशत गर्द हैं, ये इलेक्शन लड़ें भी क्यों? मियाँ जावेद साहब ने जो बातें की या दीगर आपकी पार्टी इरफान सिद्दीकी साहब ने भी की। तो ये जो मंदुखेल साहब पूछ रहे हैं कि 9 मई की सजा आप 8 फरवरी को क्यों ले रहे, इससे पहले ही क्यों लेना चाहते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है ना। सही कहा जुबैरी साहब ने कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 9 मई को अब काफ़ी अरसा हो गया है, और अगर जुडिशरी का यही बर्ताव रहेगा कि गुड टू सी यू और वो तो मासूम है, तो इससे आपको बड़ा क्लियर कट जाहिर हो जाता है। देखें, जब पनामा से इकामा निकालना था और जब व्हाट्सएप पे JIT बनानी थी और जब मॉनिटरिंग जज सुप्रीम कोर्ट के नैब अदालतों पे बिठाने थे, तो बड़ी ये मामला बड़े क्लैरिटी के साथ चीज़ें जो है वो चल रही थी। आज जब पूरी 25 करोड़ अवाम ने विटनेस किया कि PTI के वर्कर्स गाड़ियों पे खड़े होकर फौजी पतलूनों को लहरा रहे हैं, वो जिना हाउस को आग लगा रहे हैं, उससे पहले वो PTV को हमला कर चुके हैं, रेडियो पाकिस्तान को हमला कर चुके हैं, जो नफरत की आग उन्होंने बोए, तो फिर फैसले होने चाहिए। हम नहीं कहते 8 मई से 8 फरवरी से पहले हो जाए, नहीं। राना साहब, इसको फिर ऐसे देखा जाए, अगर आप मुझे इजाजत दें, कि प्रोसेस अगर उस वक्त फॉलो नहीं हुआ, व्हाट्सएप पे JITs बनी, तो अब भी प्रोसेस फॉलो ना हो PTI के मामले में भी। नहीं, अब तो प्रोसेस ये फॉलो हो रहा है ना जी। गुड टू सी यू का प्रोसेस फॉलो हुआ, उसके बाद जो है ये अभी भी मासूम लगते हैं खान साहब। तो हमें तो यही तो हम कह रहे हैं कि आज सब लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड को डिफाइन तो करें, वो क्या है? क्या इसका मतलब है कि अगर एक कैंडिडेट किसी को गोली मार दे, उसको हलाक कर दे, तो भाई वो उस बात को हम बाद में देखेंगे, पहले आगे बढ़े? हमें कहने का मतलब कोई ना फेवरेट होना चाहिए, ना किसी के साथ जुल्म होना चाहिए। जो पीटीआई के जो नारे लगा रहे हैं, वो देखें तो सही, उसने इस जमात के साथ किया क्या है, इस मुल्क के साथ क्या किया है।
जमहूरियत के साथ क्या किया है, फौजी तनसीबात के साथ क्या किया है। अदालतें फैसला, अदालतों को चाहिए फैसला करें, तभी अदालतों का जो बॉटम 10 में है वो इसी वजह से है कि जब पनामा में नाम नहीं था तो इकामा पे निकाल दिया। जब 9 मई का वाकया 25 करोड़ अवाम ने देखा तो हम कहते हैं जी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। सबको एक दिन में रिलीफ भी तो दे दिया गया, जिसकी वजह से सब लोगों को इस वक्त तनकीद है, उसका रुख रखा हुआ है उन्होंने। वो तो मियां साहब को रिलीफ के हवाले से रीसेंट रिलीफ किया। आबिद जुबैर साहब की तरफ जाती हूँ सर, राना साहब दोबारा आऊंगी आपकी तरफ। आबिद जुबैर साहब, ये नून लीग शिकवा करने में हक बजानिब है कि और नहीं है क्या कि जिस रफ्तार से मियां साहब के खिलाफ फैसले हुए उसी रफ्तार से 9 मई के वाकयात जिनकी इम्पैक्ट भी ज़्यादा था और रियासत के लिए के हवाले से संजीदगी भी रियासत की ज़्यादा थी, जिस नौयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त हुई इन सब लोगों को सजाएं देने के हवाले से, तो इतना बड़ा अरसा हो गया उनको मटीरियलाइज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा इसके ऊपर सजाएं। मैं मियां साहब भाई हैं हमारे, बहुत अच्छा, बहुत आला आदमी है। मैं कहूँगा सर आपको जिस तरह से आपको सजा मिली उस तरह से आपको रिलीफ भी मिल गई, जो कादिर अभी कह रहे थे, तो आप थोड़ा तो खुश हो जाए कि अदलिया ने इंसाफ किया आपके साथ। आप जिस इंसाफ कहते हैं तो आप थोड़ा तो खुश हैं, उसके कहे इतनी बुरी नहीं है अदलिया। और दूसरी बात मैं मियां साहब आपको बताऊं ऐसा कि एक जो 9 मई के 103 जो लोग हैं उनको मिलिट्री की तहवील में है, और आप जानते हैं मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में वो केस चल रहा है, पहले डिक्लेयर कर दिया गया, अब उसकी अपील हो गई है और उसमें इम्तना उन्होंने सस्पेंड कर दिया उस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंट्रा कोर्ट अपील में, और अब उनके ट्रायल हो गया लेकिन फैसला वो नहीं करेंगे। तो मैं जो 9 मई के वाकयात के लोग हैं वो 103 तो फौजी तो हमारी आम अदालतों में नहीं है, वो यही हमारा केस था कि अदालतों में आए, उनके केस चलाए, उनको वहां से सजाएं हो अगर उन्होंने जुर्म किया है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये भी जरा याद रखिएगा कि वो लोग वहां मुतालबा भी मिलिट्री से ही कर रहे हैं, अदालतों से तो कर नहीं रहे। मिलिट्री से कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका वो सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डर है जिसकी वजह से मिलिट्री को इजाजत दे दी गई है, मिलिट्री कोर्ट्स को कि उनकी कोर्ट मार्शल्स को कि उनके ऊपर सजा, उनके ट्रायल करें, लेकिन वो फैसला नहीं कर सकते अगली तारीख तक। वो तीसरे हफ्ते जनवरी में सब महीने में लगा हुआ है वो केस। तो ये है सारे इस सिचुएशन। लेकिन जो बात, चलिए आप इस पे कंप्लीट कर लें, फिर एक और मामला भी है। मैं ये एक बात कह रहा हूँ कि देखिए जब तक इलेक्शन फ्री फेयर नहीं होंगे, और जैसे कादिर ने कहा अगर एक इंप्रेशन ये जाएगा कि मैं आपसे कहता हूँ कि जी अगर आप समझते हैं कि आपकी पार्टी बड़ी मकबूल पार्टी है और पीटीआई बिल्कुल दहशतगर्द पार्टी है और वो नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए आपके ऊपर भी इल्जामात लगे, आपके ऊपर भी बहुत इल्जामात थे, आज से नहीं 90s से हम देखते हुए आ रहे हैं। ये अभी छोड़ दे, 9 मई से पहले भी बड़े संगीन मामले जिसमें आपकी पार्टी भी उसमें थी। तो ये ना कहिए कि मतलब कि आपके उस वक्त देखिए क्या हुआ, फिर जो बातें हुई तारीख ने उसको बताया, कभी आप अंदर थे कभी बाहर थे, मुल्क से बाहर थे इतने अरसे, और ये सारी चीजें आपने कही। आप यही चाहते हैं कि दूसरे के साथ भी ये हो, यही आप लोगों का कसूर है पॉलिटिशियंस का, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। आप सबको स्पेस देनी चाहिए हर किसी के लिए, और अब हम मुझ पे और अफसा पे हम लोगों पे छोड़ देना चाहिए कि मैं कादिर को मंतखब करूं। ये मियां साहब आई होप आपको टिकट मिल गया हो, जो आप मुझसे कह रहे थे एक दफ़ा, आई होप आप भी लड़ रहे हो इलेक्शन, कि मेरा ऑप्शन होना चाहिए कि मैं मियां साहब को पसंद करता हूं, मैं उनको, ये अवाम को फैसला करने दें, कहीं और से फैसला करा के अगर आप आएंगे तो आप लिख लें मेरी बात, मैं आपसे कह रहा हूँ ये दोनों बहुत अजीज हैं मुझे जो आपके साथ बैठे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, कि अवाम नहीं मानेगी, आप हो सकता है उनको दबा लें, जबरन दबा लें, क्योंकि अब जबर तो बर्दाश्त हर इंसान नहीं कर सकता, लेकिन इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा, जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं होगा। ये ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है कि लड़की आज एक खातून को वो राहदारी पेशावर से निकली, उसके बाद ऑर्डर नहीं मिला, उसे अरेस्ट करके ले गए। अभी टीवी पे ये चल रहा है मेरे सामने में, वो पीटीआई की कोई ईमा ताहिर है। ये तो वाकयात हैं जुबैर साहब जो आप जिक्र कर रहे हैं कि पीटीआई के साथ जो हो रहा है उसके ऊपर एक असूली पोजीशन ली जाए। अब हम इतने प्रोग्राम्स इस मौजू के ऊपर भी कर चुके हैं और इस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं कि जो एक अपना अंदाज पीटीआई का रहा है, उनका कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जिसमें उन्होंने किसी भी दूसरे के साथ सॉलिडारिटी का इजहार किया हो। कहीं भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से अगर कोई विक्टिम था तो उसके लिए आवाज दबाई ना गई हो उसकी, तो और जो उनके ओपोनेंट्स से उनको चोर डाकू और क्या कुछ नहीं कहा, तो उनके लिए दूसरे मदर टेरेसा कैसे बन जाएं, ये नामुमकिन ही नजर आता है इंसानी ज़हनियत को देखते हुए, नफ्सियात को जांचते हुए। देखिए नहीं, अब ऐसी बात नहीं है, पॉलिटिक्स में दे आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट, ये अंग्रेज ने कहा था। तो देखिए पॉलिटिक्स, अगर आपको सिविलियन सुप्रीमेसी चाहिए इस मुल्क में, डेमोक्रेसी चाहिए, तो आप अपने बदतरीन मुखालिफ से भी बात करें। हाँ, उन्होंने अगर कोई गलत बात की तो आप अपना दिल बड़ा रखें,
आप ऐसी पार्टी, आप 40 साल से इस मुल्क में घूम रहे हैं। आप बताइए, आज से 40 साल पहले जो दुनिया में हुक्मरान थे, आज उनका नाम भी नहीं है, लेकिन आप माशाल्लाह से आप लोग 40 साल से हम इन्हीं लोगों में घूम रहे हैं। तो आप जो 1985 में भी पॉलिटिक्स में थे, वो आज 40 साल के बाद भी पॉलिटिक्स में। हमारी किस्मत ये बात तो है जुबैर साहब, आपने दुरुस्त निशानी की है। हाँ, ये आपकी अगर आपकी बात इस्टेब्लिश हुई है कि इसमें थोड़ा आला ज़रफ़ी और रसूल का मुजाहरा बाकी मैच्योर पार्टियों को खास तौर पे करना चाहिए। मंदुखेल साहब, अब आपकी पार्टी की बात करते हैं। ठीक है सर, बात इस्टेब्लिश हो गई। मंदुखेल साहब, अब आप लोग बताइए कि आप लोग पंजाब की तरफ पेशकदमी किन बुनियादों के ऊपर इस वक्त कर रहे हैं? आपकी जमात के तर्ज अमल को पिछले चंद दिनों में देखें, वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला बात जो आप लोग कर रहे थे बिलावल साहब, वो 2-4 कदम पीछे रह गई। आप लोग बहुत ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आने लगे। बलूचिस्तान से बुगटी साहब आप लोगों के साथ शामिल हो गए, और कल परसों हमने देखा कि आई एम नॉट लिंकिंग द टू, लेकिन आपके सेनेटर साहब ने करारदाद भी सेनेट के अंदर पेश की जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब इस इदारों के अंदर अदलिया भी हमारी तो दानिस्त में शामिल हो सकती है, जिसके खिलाफ अभी आपने बयानबाजी की है। इनके खिलाफ जो बंदा प्रोपेगेंडा करेगा उसके खिलाफ उसको 10 साल के लिए नाअहलियात नाअहलिया समथिंग लाइक दैट, और उसके अलावा सज़ा होनी चाहिए। तो ये आप ये सारी चीज़ें भी आपकी पार्टी की तरफ से ही आपकी पार्टी के नाम के साथ हो रही हैं, और साथ आप लोगों का एतमाद भी पंजाब के हवाले से बढ़ रहा है। ये क्या माजरा है? ला हौल वला कुव्वता, आपने तो ऐसी बात कर ली है कि खुदा न खास्ता हम हिंदुस्तान पे कब्ज़ा करने जा रहे हैं। वो भाई लाहौर हमारा शहर है, हमारा सूबा है, हमारे मुल्क का हिस्सा है। पेशकदमी कर रहे हैं, पेशकदमी तो कोई फौज करती है ना किसी इलाके पे कब्जा करने के लिए। से निकल के पीपल्स पार्टी का आपको पता है, आपके चेयरमैन का लाहौर से इलेक्शन लड़ना पेशकदमी ही कहलाएगा। नून लीग की और पीटीआई की टेरिटरी है। आप जो अल्फाज कह देना पेशकदमी, तो मैं तो पेशकदमी को जो फौजी कब्जा होता है मैं उसको कहता हूँ, ठीक है भाई। वो फलां मुल्क की फौजें जो है पेशकदमी करते हुए जाके इसराइल को कब्जा कर रहा है। आपको फौज के बराबर, आपको फौज वाली वो के लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किया, फख्र जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक जाला फौज के बराबर है, एक जाला हमारा गोरिल्ला है, एक जाला हमारा जंगजू है। इलेक्शन तो आने दो ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपको जब आपका SMS नहीं था, मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, आपको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जलसा याद है? आपको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जलसा याद है लाहौर में? किस तरह लोगों को, मैं तो आज हैरान हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर कि हम लोगों को टेलीफोन करते हैं, मैसेज करते हैं, मीडिया पे बोलते हैं वगैरह वगैरह। उस ज़माने में लाखों लोग कैसे इकट्ठे किए उन्होंने। तो पंजाब तो आप देख रहे हैं शुरुआत हमारे वहाँ से हुई है, और आज भी हमारी ग्रिप जनूबी पंजाब में है। यकीनन सेंट्रल पंजाब में हमारी वो नहीं है जो किसी और पार्टी की, मगर जनूबी पंजाब में तो आज भी हमारी क्या आईपीपी आपके साथ आपको कोई उन्होंने मुस्बत इशारे मिले हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के एतबार से? ये क्या हुआ है रिसेंट डेज में? देखिए, हमें मुस्बत इशारे जो है ना किसी सिसिलियन माफिया से नहीं चाहिए, हमें मुस्बत इशारे आवाम से चाहिए। आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने चित्राल से लेके हंगूस तक, हंगू से लेके डी खान, कोयटा, लाड़काना, पंजाब तक जलसे किए। आपको कोई और जलसा नज़र आ रहा है पार्टी का? आपको और पार्टी इस तरह मुहिम चला रही है? हम चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ कहते थे कि सिंध 15 साल से ये हो जाएगा, अब आप देख रहे सिंध में अभी 1 महीना बाकी है। ज़रा देख लें सिंध का भी रिजल्ट देख लें। कराची के रिजल्ट देखिए जो तारीख में पहली मरतबा हमारा मेयर आया है, हैदराबाद में हमारा मेयर पहली मरतबा है। तो सवाल ये सारे इशारे उस तरफ जा रहा है। इसी वजह से तो पार्टी के वर्कर्स ने बिलावल भुट्टो साहब को मशवरा दिया कि आप लाहौर से इलेक्शन लड़े। अब लाहौर से इलेक्शन लड़ने के लिए इतनी परेशानी क्यों हो रही है लोगों को? कोई ऐसा लग रहा है कि हम इजराइल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मंदुखेल साहब, रातों रात अगर ये खबर मिल जाए कि अब आप लोग कहते हैं हम पंजाब पे भी हुकूमत करेंगे, तो जहन मानने को तैयार नहीं होता। अगर साथ कुछ बताएं, कोई बड़ा नाम शामिल होने लगा हो या हम देखें, तो उसके बाद भी ये बात ये काबिल यकीन है। लेकिन अगर आप इजाजत दें राना साहब की तरफ जी, मुझे अगर कोई ये खबर दे कि अफसा कोमल साहब जो है ना डॉन टीवी के जो है ना मालिक बन गई है, तो मुझे तो खुशी होगी। तो यकीन कैसे आएगा? हैरानी क्यों होगी? मैं पेशेंट कुछ तो होना चाहिए ना, इसको हकीकत बनाने के लिए कोई एविडेंस तो होना चाहिए। आपको कैसे यकीन आ जाएगा कि मुझ जैसा इतने बड़े इदारे कौन बन गया? प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। राणा साहब, पीटीआई आपके मुकाबिल हो ना हो, पीपल्स पार्टी मैदान में आई है आपके मुखालिफ, और दूसरी चीज़ जिसकी ये निशानदेही कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी कैंपेन का भी आगाज़ कर दिया, जो बीबी की बरसी पे जलसा था उसके अंदर अपना मंशूर भी बयान कर दिया। लेकिन आपकी जमात अभी पार्टी मीटिंग्स कर रही है और हमें नहीं पता कि मुल्क के अंदर जो चल रहा है उस पर मियाँ साहब क्या सोच रहे हैं। तो आप लोग किधर हैं इस मैदान में? हमने अभी कोई तकरीबन 4000 कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ किए हैं और हर कैंडिडेट को भरपूर मौका मिला अपना जो है वो इंटरव्यू के लिए। तो वो एक अहम प्रोसेस थी जो मुकम्मल हो गई है। आज कल में फ़ाइनल टिकटिंग्स जो हैं वो अनाउंस हो जाएंगी पार्टी के कैंडिडेट्स को, कौमी और सूबाई, और फिर उसके बाद हमारी जो एक अवामी राब्ता की कैंपेन है, जो जलसे हर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में होने हैं पाकिस्तान की, वो शुरू हो जाएंगे। वैसे तो शुरू हो चुके हैं, अभी शहबाज शरीफ ने हालिया तौर पे गालबन शेखुपुरा में किया, उससे पहले जो है अब ये तसलसल आगे आने वाले टाइम में शुरू हो जाएगा। जहां तक मैनिफेस्टो की बात है वो भी फाइनल मराइल में है। उसी मैनिफेस्टो पे हमारी ये अवामी कैंपेन लॉन्च होगी। हम पूरा रोड मैप देंगे हर शोबे के ऊपर, और वो एक डिटेल्ड कोई हवाई वादे नहीं होंगे। इंशाल्लाह उनके ऊपर हम पूरा उतरेंगे, जिस तरह 2013 में भी हमने जो वादे किए अवाम के साथ, उसको काफी हद तक हमने मुकम्मल किया। जहां तक राणा साहब, वादे आप लोग करेंगे मईशत के एतबार से, और यही हमारा अंदाजा है। मईशत ही पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला भी है। आपकी अपनी पार्टी के अंदर से आवाजें जो उठने का सिलसिला है वो नहीं रुक रहा, और बड़े लोग हैं जो बात करते हैं। मोहम्मद जुबैर साहब ने बड़ा संजीदा सवाल उठाया प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। डार साहब वो कहते हैं रास्ते में रुकावट बने, और डार साहब के हवाले से तो जो इकोनॉमी के हवाले से रिपोर्टर्स हैं वो भी ये तमाम चीज़ों की निशानदेही करते रहे। मिफ्ता साहब इससे पहले बोले, और शायद खाकान अब्बासी साहब भी, वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो ये जो पार्टी के अंदर आपकी मुश्किलात जा रही है, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? एक एक हल्के, आप खास जिस हल्के से आप हैं वहाँ का मामला हो, या फिर परवेज़ मलिक साहब के हवाले से का जो है हल्का है उसके हवाले से बात हो, इन इनर प्रॉब्लम्स को आप कैसे डील करेंगे? देखिए, पार्टी के जब टिकट्स अलॉट होते हैं ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है। इसके अंदर सारों को खुश नहीं किया जाता। बहुत सारे लोग जो हैं वो इग्नोर भी होते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ये प्रोसेस ही ऐसा है कि इसके अंदर 100% आपको जो कैंडिडेट्स होते हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते। कुछ लोग जो डिजर्विंग होते हैं वो भी मिस हो जाते हैं। तो ये पार्टी लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि उनको किस तरीके से कवर करना है, वो करेगी इंशाल्लाह ताला। जहां तक आपने बाकी लोगों की बात की, बिल्कुल अगर उनके कोई लीडरशिप्स के साथ कोई कंसर्न्स हैं तो वो फिर लीडरशिप का जो है वो फर्ज बनता है कि उनको दूर करें। लेकिन इतनी बड़ी जमात में लोगों को इख्तलाफात भी होते हैं। हमारी पार्टी में मौके दिए जाते हैं कि आप इख्तलाफात का इजहार करें, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप अपनी ग्रीवेंसेस बयान कर सकते हैं। तो वो एक बेहतर फोरम होता है कि विद इन द पार्टी आप अपनी लड़ाई लड़ें। लेकिन हर एक का राइट है, वो अपना राइट, अगर मीडिया में कोई अपना मौका रखना चाहता है तो की बात नहीं कर रहे हैं जुबैर साहब। ये विद इन द पार्टी उठाने वाली क्या बात है? तो नेशनल इंटरेस्ट की बात लगती है कि वो कह रहे हैं खजाना की बात कर रही है मुस्लिम लीग नून, और ख्वाब दिखा रही है, और ये उनके अल्फाज नहीं है, उससे हम ये तासुर यही लेते हैं। लेकिन ये जो इनके मेन प्लेयर है डार साहब, वो कर नहीं पाएंगे। देखिए, आई वुड लीव इट टू दार साहब टू रिस्पॉन्ड टू दैट। लेकिन दार साहब ने एक IMF प्रोग्राम मुकम्मल करके दिखाया 13-16 का। दार साहब के दौर में डॉलर भी बड़ा मुस्तहकम था। उनके दौर में मुल्क की तरक्की की शरह भी बहुत अच्छी थी। तो वो एक एक्सपीरियंस फाइनेंस मिनिस्टर हैं। जो उनके खिलाफ जो बातें की जुबैर साहब ने, या जो हकायक बयान किए उनके मुताबिक, तो उसका जवाब उनसे लिया जाए बेहतर है। क्योंकि मैं प्रिवी नहीं हूँ, उस सेटअप का मैं हिस्सा नहीं था, तो मैं इन डिटेल जो उन्होंने पॉइंट रेज किए वो मुझे नहीं पता वो करेक्ट हैं, कितने करेक्ट हैं। तो उनका जवाब मेरे पास नहीं है। अब जुबैर साहब, क्लोजिंग कमेंट्स मैं चाहूँगी कि आप करें। ये जो मिसिंग पर्सनस वाला मामला अदालत के रूबरू था, इसको अदालत ने एक चीज़ में वजाहत की है। उन्होंने कहा कि जो लोग वापस आ गए, बीट PTI से मुंसलिक जो लोग सियासतदानों के हवाले से कहा गया था कि लापता हुए हैं, फिर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये सब लोग उसके इसके अंदर डिस्कशन हो रही थी। जो वापस आ गए उनके मामले को नहीं देखेंगे, जो अभी भी मिसिंग हैं, आमना जंजुआ साहब भी वहाँ पर थी, और अब कल एक लिस्ट भी उन्होंने मंगवाई है, उस सब पे प्रोग्रेस की जो मिसिंग पर्सन कमीशन है उस हवाले से। तो ये जो अदालत कह रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं, वो डिफाइन कर रहे हैं इसको? देखिए, मैं समझता हूँ कि अदालत के पास ये बड़ा सुनहरी मौका है कि वो आइडेंटिफाई करें कि कौन लोग हैं जो इस जो जबरी गुमशुदगी के पीछे हैं।
देखिए हर इंसान जबरी गुमशुदा नहीं है इस मुल्क में। कुछ लोग टेररिज्म में चले जाते हैं, कुछ बेल को अवॉइड करने के लिए, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा। लेकिन एक मामला संजीदा है, और क्यों ना दे कि हमारे मुल्क में जो ह्यूमन राइट्स के इशू है, जो लोग जबरी गुमशुदा हुए, कोई चिल्ला काट के आ गया, फिर आके उसने अपनी पार्टी बदल ली, फिर या सियासत को उसको खैर बात कह दिया, ये बड़े सीरियस मामले हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये तासुर नहीं मिला जुबैर साहब इन दो समातों के अंदर कि ये चिल्ला काटना और ये सारी चीजों को उस अंदाज में नहीं उठाया अदालत ने? अब तो ऑब्वियसली भी मैं कहता हूँ ये मौका है, मैं कहता हूँ ये हाँ। मौका है उठाने का। मिसिंग पर्सन, वो आदमी एक दिन के लिए भी गायब हो जाए, 10 दिन के लिए, वो बाद में कहाँ से आया, किसने उसको रखा, वो चिल्ला उसने कहाँ काटा 40 दिन, वो आके फिर एकदम पार्टी को छोड़ता है, फिर 9 मई में उस पार्टी को शामिल करता है, और फिर वो या तो खैरबाद कह देता है पार्टी को या पॉलिटिक्स को, या फिर वो एक दूसरी पार्टी जो बनाई गई है उसमें शामिल हो जाता है। देखिए ये मसला मिसिंग पर्सन का मसला सिर्फ ये नहीं होता जो गायब में वो आज तक मिले नहीं, वो तो केसेस हाई कोर्ट में साल से चल रहे हैं। लेकिन ये मसला भी है कि कितने जर्नलिस्ट को उठाया गया, किस हालत में मिले, वो इमरान रियाज खान जो हैं, या मुख्तलिफ और लोग, असद तूर हो गए, या और मतीउल्लाह जान का नाम लिया गया। तो ये सब चीजें मैं कहता हूँ अच्छा मौका है कोर्ट को, देखें कि ये मुहर्रकात क्या है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आबिद जुबैर साहब, राना एहसान साहब, कादिर मंदुखेल साहब, आपने तीनों की गुफ्तगू की। नाजरीन, मिसिंग पर्सनस का ये जो मामला है ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ हवालों से बहुत अहम है, क्योंकि एक एहतजाज भी इस वक्त इस्लामाबाद में जारी है। आज अदालत के अंदर उस एहतजाज में इंतजामिया का जो सलूक रहा उसके ऊपर भी चीफ जस्टिस साहब ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अगर कोई पुरअमन एहतजाज कर रहा है तो उनके साथ इंतजामिया इस किस्म का सलूक नहीं कर सकती है। तो अब ये ओवरऑल, जैसा कि जुबैर साहब ने भी कहा, एक बहुत संजीदा मामला है, और ये देखना होगा कि ये नतीजा खेज ये समात या ये जो अब अदालत ने टेकअप किया ये साबित होता है या नहीं होता है। सो आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।